अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड एंड अलार्मड शब्द आ जाता है तो बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, यह एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इस एक्टिव वॉइस में इसमें से देखिए एक वर्ड है सरप्राइज्ड। अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सरप्राइज्ड वर्ड आ जाता है, सरप्राइज्ड वर्ब आ जाता है, तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर जो प्रीपोजिशन बाई यूज करते हैं उस बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अब इसको बनाइए। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसा कि रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म हो गया आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? अब यहाँ देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो कौन से टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या होता है? सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, आई वाज। अब ये देखिए उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो सरप्राइज्ड ही थर्ड फॉर्म भी होता है, सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब वर्ब के बाद यहाँ पर क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन लाते हैं, तो बाई के स्थान पर क्या लाएंगे? एट का प्रयोग करेंगे। आई वाज सरप्राइज्ड एट, अब इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाएंगे, एट योर इंटेलिजेंस। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। हिज सक्सेस सब्जेक्ट हो गया, एस्टोनिश्ड ये वर्ब हो गया, अस इसे, तो अस का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? वी होता है। अस का सब्जेक्ट फॉर्म वी हुआ और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वी के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं, वी वर, और ये थर्ड फॉर्म भी यही होता है, वी वर एस्टोनिश्ड, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर बी। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नोन और ऑब्लाइज्ड वर्ब आता है तो बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो यहाँ एवरीबॉडी सब्जेक्ट हुआ, नोज वर्ब हुआ, गांधी जी ऑब्जेक्ट हुए। तो यहाँ गांधी जी को सब्जेक्ट बनाते हैं, गांधी जी। अब ये किस टेंस में है? तो नोज शब्द है। किस टेंस में है? यहाँ ये नोज शब्द है, तो नोज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो गांधी जी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? इज लगेगा। गांधी जी इज। अब जैसा कि रूल है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो नो का ये नोन ही होता है, थर्ड फॉर्म। गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी, गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। और आपने देख लिया कि बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर नोन शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं।
ही विल ऑब्लाइज मी, जैसा कि यहाँ पर दिया गया ऑब्लाइज्ड। अगर ऑब्लाइज्ड आता है तो भी पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हुआ, मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई के साथ। ये देखिए किस टेंस में है, तो सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है, तो सहायक क्रिया, उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या लगता है, शैल का प्रयोग होता है, आई शैल बी। अब इसका थर्ड फॉर्म obliged, I shall be obliged to, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, I shall be obliged to him, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। अगर सेंटेंस में प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्मड, थ्रोन्ड, लाइनड शब्द आता है तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए प्लीज्ड शब्द आया है, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्लीज्ड वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको बना लेते हैं। हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हुआ, ही हुआ, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। प्लीज का प्लीज्ड, तो ही के साथ क्या हो गया, वाज, ही वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड। फिर अब यहाँ बाई लगता है तो बाई के स्थान पर क्या आ गया, बाई के स्थान पे क्या आ गया, विथ, बाई के स्थान पर विथ। ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। दूसरा रूल, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। अब यहाँ इसको बदलिए, द ऑफिसर्स यहाँ सब्जेक्ट हो गया, द ऑफिसर्स। अब ये क्या हो गया, बहुवचन है। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग होता है। तो द ऑफिसर्स के साथ सहायक क्रिया, ये बहुवचन है तो क्या हो गया, आर हो गया, द ऑफिसर्स आर। अब ये सेटिस्फाइड का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड। अब इसके बाद विथ योर वर्क, ये हो गया, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। यहाँ पर देखिए बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग हो गया, और यहाँ भी देखिए बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग हो गया। नंबर डी, अगर सेंटेंस में कंटेंड इंटरेस्टेड शब्द आता है, ये वर्ब आता है, तो बाई के स्थान पर इन का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये बहुवचन हो गया। कौन सा टेंस है, कंटेन्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स बहुवचन है तो हो गया आर, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर। कंटेन का कंटेन्ड, कंटेन्ड। उसके बाद क्या आता है, बाई, लेकिन बाई के स्थान पर क्या आएगा, इन, कंटेन्ड इन दिस बॉक्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो यहाँ देखिए बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन इन हो गया। इस सेंटेंस को भी ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट है तो मी का क्या हो गया, आई हो गया। ये भी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, एम का, आई एम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड,
आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। यहाँ पर भी देखिए बाई के स्थान पर इन का प्रयोग हो गया। तो ध्यान रहे सेंटेंस में अगर कंटेन आता है, इंटरेस्टेड आता है, तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, द गर्ल लाफ्ड एट मी। अब ये देखिए वर्ब है और एट इसके साथ प्रीपोजिशन है, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रखिए, अगर वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा उसके साथ पैसिव वॉइस में भी रहेगा। इसको बनाते हैं, मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, आई हो गया इसका सब्जेक्ट फॉर्म। ये किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आई के साथ सहायक क्रिया वाज का, आई वाज, फिर इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यही है, आई वाज लाफ्ड, आई वाज लाफ्ड, और इसके साथ प्रीपोजिशन रहेगा। फिर इसके बाद प्रीपोजिशन आपका आएगा बाई, आई वाज लाफ्ड एट बाई द गर्ल, आई वाज लाफ्ड एट बाई द गर्ल। अब यहाँ देखिए एट भी प्रीपोजिशन है और बाई भी प्रीपोजिशन है, लेकिन ये वर्ब के साथ इसका प्रीपोजिशन आया है, ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आया है, ये हमेशा इसके साथ बना रहेगा, इसको हटाया नहीं जाता है, भले ही यहाँ पर देखिए दो प्रीपोजिशन एक साथ आया है, इससे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। तो माई चिल्ड्रन को सब्जेक्ट बनाइए, माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन। अब ये बहुवचन हो गया, ये लुक्स आफ्टर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो माई चिल्ड्रन बहुवचन हुआ तो इसके साथ सहायक क्रिया आर हो गया, माई चिल्ड्रन आर। अब लुक का लुक्ड हो जाएगा, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर बाई ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। अब यहाँ देखिए लुक्ड के साथ आफ्टर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है तो वो प्रीपोजिशन उसके साथ बना रहेगा। अगला रूल है, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ही गेव मी ए रूपी, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और ए रूपी भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पर एक देखिए ये मी ऑब्जेक्ट और ए रूपी ऑब्जेक्ट, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पहले मी को ले लीजिए, मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया? आई हो गया। अब ये गेव सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, आई वाज। अब गेव का थर्ड फॉर्म गिव है, गिव गेव गिवन, आई वाज गिवन। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिख देते हैं ए रूपी, आई वाज गिवन ए रूपी। फिर बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, इस तरह से आई वाज गिवन ए रूपी बाई हिम, आपका ये बन गया पैसिव वॉइस। अगर दो ऑब्जेक्ट आता है तो इस तरह से बनता है। फिर अब दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के बना लीजिए, ए रूपी। अब ए रूपी सिंगुलर है प्लूरल है, तो ए रूपी सिंगुलर हुआ, तो ए रूपी सिंगुलर के साथ वाज लग जाएगा, ए रूपी वाज गिवन, किसको गिवन? मी, गिवन मी बाई हिम, ए रूपी वाज गिवन मी बाई हिम। इस तरह से अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसके अनुसार सहायक क्रिया लिखकर वर्ब का थर्ड फॉर्म
फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उस वर्ब के बाद रख देंगे, फिर बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी रख करके आप ऐसे इस तरह से बना लेंगे जैसे यहाँ पर बनाया गया है, और जो एक ऑब्जेक्ट है वहाँ वर्ब के बाद उसको रख देंगे। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में समवन या पीपल का प्रयोग हो, समवन या पीपल का प्रयोग हो, तो एज ए जिस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो ये तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, साइकिरिया है, स्टोलन है और माई पेन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, माई पेन। अब यहाँ साइकिरिया हैज है, ये सिंगुलर ये भी हुआ तो साइकिरिया हैज, माई पेन हैज। फिर यहाँ अगर हैज है आता है तो यहाँ क्या बढ़ जाता है, बीन बढ़ जाता है। माई पेन हैज बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म है ये है स्टोलन। अब बाई लगा करके समवन लिखा जाता है, लेकिन अगर समवन का प्रयोग किया गया है तो यहीं पर सेंटेंस पूरा हो गया, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब समवन का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाएगा बाई लगा करके। तो ध्यान रखना, अगर समवन का प्रयोग आता है या पीपल का प्रयोग आता है तो यहाँ बाई लगा करके इसको ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखते हैं। दूसरा भी देख लीजिए, ये पीपल है, तो यहाँ पर देखिए पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यह है सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड इज स्पीक स्पोक स्पोकन, इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड इज स्पोकन। बस यहीं पर सेंटेंस पूरा हो गया। बाय लगा करके पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखा जाता। तो ध्यान रखिए, अगर पीपल का प्रयोग है तो सेंटेंस को इसी तरह से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को लिख करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार फिर साइक्रिया के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाकर लिख देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। एक स्पेशल रूल देखिए, ये सेंटेंस को पहले देखिए, एक स्पेशल रूल देखिए, पहले सेंटेंस को देख लीजिए। दे से दैट द किंग इज कमिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इतना पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान रखिए, अब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है यह कोई एक शब्द न हो करके, कोई एक फ्रेज न हो करके, यह एक क्लाज है। क्या है, एक क्लाज है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई क्लाज आता है तो हम इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए हमें इस वर्ब के लिए इट का प्रयोग करना पड़ता है। क्या प्रयोग करना पड़ता है, इट का प्रयोग करना पड़ता है। अब दे से किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इस वर्ब के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब इट के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। इट इज, अब से का थर्ड फॉर्म सेड हो गया, इट इज सेड। अब फिर जो आपका क्लाज है, क्लाज को आप यहाँ उतार देंगे, दैट द किंग इज कमिंग, दैट द किंग इज कमिंग, ये आपका बन गया। तो ध्यान रखिए, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई क्लाज आता है तो क्लाज को हम उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखते हैं। इसके लिए वर्ब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं और उस टेंस के अनुसार और जो सब्जेक्ट बनाएंगे इट के अनुसार यहाँ वर्ब प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म और जो क्लाज है उसको यहाँ पर
उतार देते हैं। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। स्पेशल रूल में ये अगला रूल है, देख लीजिए। स्पेशल रूल में अगला रूल देख लीजिए, ही इज टू हेल्प मी। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और यहाँ पर देख लीजिए टू लगा करके आया है वर्ब, टू हेल्प, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइए, और आई के अनुसार सही क्रिया एम हो गया, आई एम। फिर ये इस प्रीपोजिशन को, टू को यहाँ पे लाते हैं, आई एम के बाद जो इज एम आर आएगा, जो भी वाजवर आएगा उसके बाद टू आएगा। फिर इसके बाद बी आएगा, यहाँ पर इज है तो बी आएगा, आई एम टू बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड। फिर बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम। अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान रखिए, जब किसी वर्ब के पहले टू आता है तो उस वर्ब का टेंस हम कभी नहीं बदलते, तो इसीलिए हमें टू को यहाँ लिखना पड़ा और इस बी फॉर्म को यहाँ लिखना पड़ा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तब बन पाया। नहीं तो अगर हेल्प के पहले अगर यहाँ इसको हम टू हेल्पेड नहीं होता, कभी भी टू हेल्पेड नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर वर्ब के पहले टू लगा है तो उसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इसी स्पेशल रूल के क्रम में अगला सेंटेंस देखिए, वी हैव टू गाइड हिम। वी हैव टू गाइड हिम। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, फिर टू लगा करके गाइड शब्द आ गया। ये जो वर्ब आ गया, जो वर्ब आ गया टू लगा करके आ गया, टू गाइड, और यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है ये। तो इसको उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया, ही हो गया, और ही के साथ सहायक क्रिया, ये देखिए यहाँ अगर बी के साथ हैव है तो ही के साथ क्या होगा, हैज हो जाएगा, ही हैज। फिर इसके बाद अब यहाँ जो ये टू है, इसके बाद यहाँ टू को लाएंगे। फिर इसके बाद अब इसका थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, क्योंकि टू के बाद हम इसका थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, बी लाएंगे। ही हैज टू बी गाइडेड। ही हैज टू बी गाइडेड बाई बी का अस। बी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है। तो इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया। तो ध्यान रखिए, अगर टू लगा करके आता है कोई भी वर्ब, तो जो सहायक क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया के बाद टू लिख देते हैं, उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और बाकी रूल वही अप्लाई करते हैं। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई मोडाल आता है, जैसा कि जो मोडाल होते हैं कौन कौन, वो तो बहुत, जब ये चैप्टर आएगा मोडाल का तो उसमें बताएंगे, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी इतना देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोई मोडाल आता है, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, मोडाल है। अगर यहाँ कोई मोडाल आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, ये देखिए इसका ये मोडाल आ गया है, ये प्लीज वर्ब है, फिर ये हर ऑब्जेक्ट है। तो हर का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है। हर का सब्जेक्ट फॉर्म सी होता है। अब यहाँ सी आ गया तो फिर ये इस मोडाल को यहाँ पर उतार देंगे, सी शुड। फिर अब यहाँ अगर मोडाल आता है, एक्टिव वॉइस में अगर मोडाल आता है तो उसके लिए हम यहाँ पर बी का प्रयोग कर देते हैं, सी शुड बी। अब प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड हो गया, प्लीज्ड बाई ही का हिम हो गया। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस, पहले तो यानी इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जो सीधे वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता, लेकिन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिख दिया है, टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखिए पोस्ट दिस लेटर, ये देखिए सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दिस लेटर ये ऑब्जेक्ट है, तो सीधा वर्ब और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यू छिपा हुआ है, ये नहीं कहा गया कि यू पोस्ट दिस लेटर, सीधे कहा गया क्या, पोस्ट दिस लेटर। ये इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में या तो आदेश होता है, या तो रिक्वेस्ट होता है, या तो सलाह होता है, और सीधा ये वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे,
लेट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो यहाँ पर दिस लेटर लिख देते हैं, लेट दिस लेटर। फिर उसके बाद क्या आता है, बी आता है, यहाँ पर बी लिख देते हैं, दिस, लेट दिस लेटर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पोस्ट का पोस्टेड। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में। तो एक इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इसी तरह से बनेगा, लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर। अब इसको यहाँ पर उसी तरह से बनाइए, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लेट का प्रयोग करिए, लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइए, लेट द डोर, लेट द डोर बी, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, लेट। तो इम्परेटिव सेंटेंस को देख लीजिए जो निगेटिव में होता है, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस जो निगेटिव में होते हैं, जो सीधे किससे, डू नॉट से प्रारंभ होते हैं। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है जो सीधे डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसको किस तरह से बनाते हैं इसको भी देख लीजिए। यहाँ मैंने रूल लिख दिया है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस अगर डू नॉट से शुरू होता है तो पहले लेट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर नॉट का, फिर बी का, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बना दीजिए इसको। यहाँ पर सबसे पहले क्या लाएंगे, लेट लाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, तो यहाँ पर लिख दिया राम, लेट राम। फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, डू को हटा देंगे, नॉट को लिखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो डू को हटा देते हैं, नॉट को लिखते हैं, लेट राम नॉट, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्यूज का एब्यूज्ड, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द आता है या उसका सेंस एडवाइज हो, क्या हो, एडवाइज, सलाह दे रहा हो, एडवाइज मीन्स सलाह, लेकिन यहाँ पर सेंस इसका प्रयोग किया जाता है एडवाइज के रूप में, एडवाइज के रूप में। एडवाइज मीन्स सलाह होता है, लेकिन अगर यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो एडवाइज प्रयोग किया जाता है, क्या, एडवाइज, ये एडवाइज होता है, एडवाइज मीन्स सलाह होता है, इसका वर्ड एडवाइज होता है, तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है ये। अगर सेंटेंस में प्लीज आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। तो अगर प्लीज आ गया तो सीधे इसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज के लिए सबसे पहले लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज आता है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर नेक्स्ट सेंटेंस उतार देते हैं, टू गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। उसी तरह से इसे भी बना देंगे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। यहाँ पर देखिए एडवाइस देना है, यहाँ एडवाइस है तो इसको बना देते हैं यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अगर सेंटेंस में कोई एडवाइस दिया जा रहा हो तो उसके लिए आपको यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पूरे सेंटेंस को उतार देते हैं। तो यह है इम्परेटिव सेंटेंस। आपने देखा कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। आपने लेट का प्रयोग देख लिया कि लेट का प्रयोग करके किस तरह से पैसिव वॉइस बनता है। आपने निगेटिव का भी देख लिया और आपने प्लीज़ का और एडवाइस अगर दिया जा रहा है तो उसको भी आपने देख लिया। तो ये थे एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशेष रूल। अभी ये क्रम और जारी रहेगा, अभी कुछ और स्पेशल रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस नाते ये यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।